दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर अपने YouTube चैनल वी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हमारी हिंदी की सीरीज पत्र लेखन का थर्ड पार्ट कवर कराया जाएगा और जिन साथियों द्वारा यह पार्ट पहली बार देखा जा रहा है वह पत्र लेखन के पीछे के 2 पार्ट या 2 पार्ट हमारी पहले की वीडियो में कवर कर सकते हैं तथा जिनकी PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप VA स्टडी पॉइंट में पहले ही अवेलेबल करा दी गई है। इससे पूर्व हम जो कवर किया है उसका रिकैप देख लेते हैं। सरकारी पत्र देखे हैं हमने, यानी ऑफिशियल लेटर या शासकीय लेटर। अर्ध सरकारी पत्र देखे हैं हमने, डेमी ऑफिशियल लेटर। परिपत्र देखा है, सर्कुलर। अधिसूचना देखी है, नोटिफिकेशन। टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, आज हमारा पहला पार्ट ये रहेगा कार्यालय आदेश का, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑफिस ऑर्डर। क्या बोला जाता है? ऑफिस ऑर्डर बोला जाता है। ऑफिस ऑर्डर किसको कहते हैं? देखिए, जो अधिकारी और कर्मचारियों के लिए यह समय समय पर जारी होता है, मतलब कार्यालय के अंदर ही रहता है ये, और यह जो कार्यालय अध्यक्ष होता है उनके द्वारा समय समय पर जारी किया जाता है अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए, और इसका दायरा बहुत सीमित होता है। और इसकी विशेषता, जैसे एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, जैसे कार्यों का वितरण रहा, कार्यभार का, जैसे अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच, उसके लिए जारी किया जाता है। या फिर कोई नियमों की जानकारी देनी हो तब इसके लिए जारी किया जाता है। या फिर किसी के सृजित पद हो, नए पदों की जानकारी, उसके लिए दिया जाता है। या EL होती है, अर्न लीव, उपार्जित अवकाश अगर कोई लेता है तो उसके लिए ऑफिस ऑर्डर जारी किया जाता है। देख लीजिए इसकी डेफिनेशन क्या है। कार्यालय आदेश किसी कार्यालय द्वारा अपने यहाँ कार्यरत अधिकारी और कर्मचारियों के लिए समय समय पर जारी किए गए आदेशों की सूचना होती है, जैसा भी मैंने आपको बता दिया गया है। एक कार्यालय है, जैसे इसका कोई कार्यालय अध्यक्ष होगा और ये कर्मचारी है यहाँ पर 5, 6, 7, 10 जो भी है, तो उनके लिए जो आदेश जारी होगा स्पेशली, तो उनके लिए जो ऑर्डर कहलाएगा वो कहलाएगा कार्यालय आदेश। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका दायरा सीमित होता है, जैसा भी मैंने अभी आपको बताया है, और यह किसी कार्यालय के सभी अधिकारी या सभी कर्मचारियों के लिए, या कुछ कर्मचारियों के लिए, या किसी एक पर्सनली भी ये जारी हो सकता है, कार्यालय आदेश। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अंतर्गत सामान्यतः निम्नलिखित सूचनाएं होती है। अभी सूचनाएं मैंने कुछ बता दी है, जैसे आपकी पहली सूचनाएं हैं, कार्यालय द्वारा बनाए गए नियमों की जानकारी इसमें होती है। जो कार्यालय ने अपने नियम बनाए हैं, रूल बनाए हैं, उसकी जानकारी होती है। जैसे ऑफिस टाइमिंग 10 बजे, क्लोजिंग 5 बजे, लंच टाइम, ये इस तरीके से और भी रूल होते हैं, तो उसकी जानकारी भी कार्यालय आदेश द्वारा दी जाती है। कार्यालय में सृजित किए गए नए पदों की जानकारी, जो कार्यालय में सृजित है, जैसे स्वीपर का नया पद सृजित कर दिया, या फिर चपरासी का नया पद सृजित किया हुआ है विभाग द्वारा, मतलब सरकार ने, तो उसकी भी जानकारी इसमें रहती है। या कितने पद हमारे ऑफिस कार्यालय में है, जैसे जूनियर असिस्टेंट के कितने हैं, या फिर बड़े बाबू के पद कितने हैं, इसकी जानकारी भी कार्यालय आदेश में दी जा सकती है। और ये अधीनस्थ कर्मचारियों के मध्य कार्यभार का बंटवारा। मान लीजिए काफ़ी सारे कर्मचारी है, 4, 5, 8, 10, जो भी इनके बीच कार्य का बंटवारा होगा, मान लीजिए IJRS किसके द्वारा संपादित की जाएगी, या सूचना का अधिकार किसके द्वारा संपादित किया जाएगा, या शिकायतों का निस्तारण किन कर्मचारियों द्वारा निस्तारण किया जाएगा, तो उनके मध्य जो चार्जों का वितरण होता है वो भी एक कार्यालय आदेश द्वारा होता है। और नेक्स्ट है इसका उपार्जित अवकाश की सूचना। उपार्जित अवकाश क्या होता है? जो अर्न लीव होती है हमारी, एक साल में 300 उपार्जित अवकाश मिलते हैं, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है अर्न लीव। ध्यान देना, एक आकस्मिक अवकाश होता है, वो 14 दिनों के लिए मिलता है, और एक होता है उपार्जित अवकाश, इसको इंग्लिश में बोला जाता है अर्न लीव, और आकस्मिक अवकाश को कैजुअल लीव। या फिर नेक्स्ट देखेंगे इसकी, कुछ कर्मचारियों द्वारा अपने भविष्य निधि को इंग्लिश में नोट कर लेना, प्रोविडेंट फंड। मान लीजिए कोई कर्मचारी को आवश्यकता पड़ी अपने प्रोविडेंट फंड से पैसे निकालने के लिए, तो उसका भी कार्यालय आदेश से ही उसके पैसे निकाले जा सकते हैं। एक कार्यालय आदेश बनेगा कि इनको ऐसे ऐसे कुछ धनराशि की आवश्यकता है, इनकी भविष्य निधि से अग्रिम ऋण की स्वीकृति दी जाती है। तो ये कुछ कर्मचारियों द्वारा अपने भविष्य निधि से मांगे गए अग्रिम
ऋण की स्वीकृति की सूचना भी कार्यालय आदेश द्वारा दी जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है ये, किसी कर्मचारियों द्वारा अपने कार्य के प्रति शिथिलता बरतने के संबंध में चेतावनी। जैसे मान लीजिए कोई कर्मचारी है, 4th क्लास का हो, 3rd क्लास का है, 2nd क्लास का अधिकारी हो, मान लीजिए वो अपने कार्य के प्रति शिथिलता बरत रहा हो, शिथिलता मतलब लापरवाही, तो वो लापरवाही का द्योतक होगा। उसके सिलसिले में कार्यालय अध्यक्ष द्वारा एक ऑर्डर के द्वारा चेतावनी दी जाएगी कि आप अपनी कार्यशैली में सुधार लाए, अन्यथा की स्थिति में आपके खिलाफ कार्यवाही कर दी जाएगी या उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दी जाएगी। तो ये भी आपका कार्यालय आदेश द्वारा ऐसा होता है। आगे चलते हैं। देखिए, कार्यालय आदेश का प्रारूप जो होता है बहुत सीधा साधा होता है, इसमें कोई तकनीकी जटिलता नहीं होती है, बहुत सिंपल सा रहेगा इसका कार्यालय आदेश का प्रारूप। अभी आप आगे चल के देखेंगे। और इसमें टेक्निकल जटिलता नहीं होती, तकनीकी जटिलता नहीं होती, अर्थात ये कैसा रहता है, सरल भाषा में, सीधा साधा है तो सरल भाषा में रहना इसका लाजमी है। और एक नोट करने वाली बात है, नोट कर लीजिए आप, कि कार्यालय आदेश में, ऑफिस ऑर्डर में प्रेक्षक हो का वर्णन नहीं किया जाएगा, सेवा में नहीं लिखा जाएगा, संबोधन नहीं लिखा जाएगा, विषय नहीं होगा कोई, या अधोलेख जैसे हम अभी तक भवदिया आपका लिख रहे थे वो भी इसमें नहीं लिखे जाते हैं। ध्यान देना, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि किस प्रकार के पत्र में प्रेक्षक या सेवा में प्रेष्य जो होता है, जिसको हम लेटर भेजते हैं, और प्रेक्षक क्या होता है, जिसको जो लेटर भेज रहा है वो प्रेक्षक होता है, सेंडर। तो मैंने पहले भी आपको बता दिया गया। सेवा में कौन होता है, रिसीवर। तो ऐसे ना ही प्रेक्षक का यूज होगा, ना ही सेवा में यूज होगा, ना ही विषय का यूज होगा, ना ही अधोलेख जैसे भवदीय या आपका यूज इसमें होता है। और इसमें व्यावहारिकता भी नहीं दिखाई जाती है। क्या व्यावहारिकता भी नहीं दिखाई जाती है। और इसके स्थान और तिथि जो रहेगी वो सरकारी पत्र की भांति रहेगी। स्थान और तिथि, मान लीजिए किस स्थान से जारी हो रहा है या किस तिथि को जारी हो रहा है, वो सेम सरकारी पत्र की तरह होती है। इसमें नीचे बाईं ओर उन लोगों का नाम या तथा पद दिया जाता है जिन्हें आदेश दिया जा रहा है, अथवा जिनको उसकी प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही या सूचना प्रेषित की जाती है। अभी इसके प्रारूप में देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। प्रारूप देख लीजिए इसका क्या है, कार्यालय आदेश का नमूना या कार्यालय आदेश का प्रारूप। देखिए, ऊपर की साइड सबसे पहले कार्यालय का नाम रहेगा। जैसे हमने यहाँ पर कार्यालय लोक सेवा आयोग रहा है, तो आप जिस कार्यालय में भी कार्यरत होंगे वहाँ पर सबसे पहले कार्यालय का नाम रहेगा। उसके जस्ट नीचे रहेगा आपका कार्यालय आदेश संख्या। क्या रहेगी, कार्यालय आदेश संख्या रहेगी, कार्यालय आदेश संख्या। उसके नीचे कार्यालय आदेश संख्या रहेगी और उसके नीचे जो रहेगा स्थान रहेगा और दिनांक होगा। मान लीजिए जहाँ से वो लेटर जारी हो रहा है, जिस कार्यालय में जारी हो रहा है उसका स्थान रहेगा, और जिस डेट को वो निर्गत हो रहा है या जारी हो रहा है उसका दिनांक रहेगा। फिर इस तरीके से कार्यालय आदेश, और इसमें मेंशन रहता है इस तरीके से रहेगा कि एतद द्वारा आदेश पारित किए जाते हैं, कि आगे जो भी लेटर में लिखना है वो लिख दिया जाएगा। एतद द्वारा आदेश पारित किए जाते हैं कि इसके अलग फॉर्मेट भी है, लेकिन ये ध्यान देना, ये ज़्यादातर 90% ये वर्ड यूज होता है एतद द्वारा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि एतद द्वारा किन प्रकार के पत्रों में यूज किया जाता है, तो आप आंसर लगाएंगे सर कार्यालय आदेश। नेक्स्ट देखेंगे, और इसकी प्रतिलिपि जो दी जाएगी, जब ये अभी हमने आपको बताया है, यहाँ पर संख्या रहती है, ये संख्या तदैव, यहाँ पर या तो यहाँ संख्या ये डाल दीजिए जो आपने कार्यालय यहाँ पर जो लिखी है, ये कार्यालय आदेश संख्या ये वाली जो यहाँ पर लिखी जाएगी 1 2 3 ऑब्लिक फाइल का नाम जो भी रहेगा, ठीक, वो चीज़ यहाँ पर डाल दीजिए, या यहाँ पर ना लिख के वो तदैव लिख दीजिए। सिर्फ तदैव का मीन्स होता है जो ऊपर हमने संख्या ली है वही सेम संख्या यहाँ पर लिखी हुई है, या डायरेक्ट संख्या भी लिख सकते हैं, जो ऊपर हमने संख्या डाली है वो यहाँ भी लिख सकते हैं। यहाँ नहीं लिखना है तो तदैव लिखकर आप आगे बढ़ सकते हैं। और इसकी देखिए प्रतिलिपि दी जाती है। प्रतिलिपि लोक सेवा आयोग के सभी कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। नीचे वही हस्ताक्षर रहेंगे, हस्ताक्षर एवं सचिव जो भी पदनाम रहेगा। आगे चलते हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है,
और देखिए आदेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक सामान्य आदेश और एक आपका कार्यालय आदेश। सामान्य आदेश और कार्यालय आदेश देख लीजिए एक एक करके इनको भी। सामान्य आदेश क्या होते हैं, यह वह आदेश होते हैं जो सामान्यतः नए पदों की स्वीकृति, मान लीजिए नए पदों की स्वीकृति हो रही है या वित्तीय मंजूरी मिल रही है आपको शासन से, ऊपर से सरकार से वित्तीय मंजूरी प्राप्त हो रही है, या अनुशासनिक मामलों में संबंधित कर्मचारियों को सरकारी आदेशों की सूचना देने के लिए जारी किए जाते हैं। और कार्यालय आदेश क्या होते हैं, कार्यालय आदेश अभी हमने पढ़ाई है कि इस प्रकार के आदेश किसी कार्यालय अथवा मंत्रालय के एक या एक से अधिक कर्मचारियों को आंतरिक प्रशासन, आंतरिक जो प्रशासन रहेगा, आंतरिक प्रशासन संबंधी आदेश, अनुदेश, आदेश ऑर्डर, अनुदेश इंस्ट्रक्शन, सूचना इन्फॉर्मेशन आदि देने के लिए अवकाश की स्वीकृति, जैसे भी मैंने अर्न लीव बताया था, उपार्जित अवकाश, आपको अवकाश की स्वीकृति है या अस्वीकृति, मान लीजिए कोई शासकीय काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और किसी कर्मचारी को नहीं भेजा जा सकता, तो उसमें कार्यालय अध्यक्ष उसके अवकाश की अस्वीकृति भी दे सकता है। या पदोन्नति, प्रमोशन, पदोन्नति प्रमोशन करना है या पदोन्नति उसकी रोकनी है या स्थायीकरण करना है, परमानेंट या रेगुलर, या उसका ट्रांसफ़र करना है या ट्रांसफ़र रोकना है। अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मध्य काम का वितरण, जैसा भी मैंने पूर्व में आपको बताया है, तो आदि के लिए जारी किए जाते हैं। आगे नेक्स्ट है अनुस्मारक, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अनुस्मारक या अनुस्मरण पत्र, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिमाइंडर। इसका सिंपली में देखिए आप, सिंपल बिल्कुल, सपोज करिए आप 2 विभाग है, ये एक ये है, एक ये है, विभाग ए और विभाग बी। विभाग एक ने विभाग बी को एक लेटर लिखा, विभाग ए ने विभाग बी को एक लेटर लिखा, किसी भी संबंध में लिखा हो चाहे वो, तो विभाग बी का अब दायित्व क्या है, उसका जवाब देना, लिखित रूप में विभाग ए को उसका जवाब देना उसका उत्तरदायित्व है, जो विभाग ए ने विभाग बी को लिखा है। अब क्या करता है, विभाग ए ने विभाग बी को लिखा तो है लेटर, विभाग ए ने विभाग बी को लिखा तो है लेटर ये, लेकिन विभाग बी जो है उसका जवाब नहीं दे रहा है या उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है कि बाद में देखा जाएगा या बाद में दे दिया जाएगा जवाब। वो किसी कारणवश त्रुटिवश भूल हो गई है, वो लेटर का जवाब ए के पास नहीं गया है, तो ए का कर्तव्य है दोबारा उसको रिमाइंड कराना, किसको, विभाग बी को, कि हमारे द्वारा पूर्व में आपको ऐसे ऐसे पत्र लिखा गया था लेकिन आपके द्वारा उसका कोई हमें उत्तर नहीं मिल पाया है। तो जब पुनः स्मरण कराएगा कौन, विभाग ए विभाग बी को, तो उसका बोला जाता है अनुस्मारक या अनुस्मरण पत्र। बस यही चीज़ है, डेफिनेशन देख लीजिए आप, कि सरकारी कार्यालयों में समय समय पर विभिन्न आदेश हो, ज्ञापन हो, कोई अर्ध सरकारी पत्र हो आदि का पत्राचार किया जाता है, जैसे भी मैंने आपको बताया। उत्तर प्राप्त नहीं होने पर या कार्यवाही में विलंब होने पर संबंधित विभागों ओब्लिक अधिकारियों आदि को स्मरण दिलाने के लिए पुनः पत्र प्रेषित किया जाता है, उसे अनुस्मारक या अनुस्मरण पत्र कहा जाता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी, अच्छे से मैंने समझा दिया, इसका प्रारूप नहीं देखने की ज़रूरत आपको। देखिए पत्र जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक अनौपचारिक पत्र, एक होता है औपचारिक पत्र। दोनों देख लीजिए, सिंपल देखिए बिल्कुल, अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं और औपचारिक पत्र क्या होते हैं। अनौपचारिक पत्र जो वो होंगे जिसमें आपका व्यक्तिगत संबंध हो, जिनसे आपका व्यक्तिगत संबंध हो, वो सारे लेटर आपके अनौपचारिक पत्र में आएंगे। जैसे एग्जाम्पल, जैसे आप अपने पिताजी को कोई पत्र लिख रहे हैं, आप कहीं बाहर कार्य करते हैं, बाहर काम करते हैं, आप बाहर जॉब करते हैं या बाहर घूमने के लिए गए हैं, तो आप अपने पिताजी को जो पत्र लिख रहे हैं इस तरीके से लिखेंगे, सेवा में पूज्य पिताजी, या किसी मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र। तो इस तरीके से जिनसे व्यक्तिगत संबंध आपका रहेगा वो सारे के सारे लेटर आपके अनौपचारिक पत्र में रहेंगे, और जिनसे आपका व्यक्तिगत संबंध नहीं रहेगा, जो अभी तक हमने अभी देखा है, वो रहेंगे आपके औपचारिक पत्र। कैसे रहेंगे, औपचारिक पत्र। देख लीजिए इसकी डेफिनेशन, पहले ऊपर की देख लेंगे। अनौपचारिक पत्र में क्या है, अनौपचारिक पत्राचार उनके साथ किया जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है, इसी कारण इसे व्यक्तिगत पत्राचार भी कहा जाता है।
और औपचारिक पत्र देखिए, यह पत्राचार उन लोगों के साथ किया जाता है जिनके साथ हमारा कोई निजी परिचय नहीं होता है, व्यक्तिगत संबंध नहीं होता। अगर यदि ये मिसप्रिंट हो गया है, इसको काट देना। यदि होता भी है तो उसमें व्यक्तिगत लगाव और आत्मीयता गौण होती है। ठीक है, आज ये लगभग आपके पत्र लेखन की सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है और कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे ट्रांसलेशन रहता है इसमें, इसको क्या कहा जाता है इंग्लिश में, इसको क्या कहा जाता है, वो एक वीडियो में आपको उपलब्ध करा देंगे। तो हमारी वीडियो यहीं समाप्ति की ओर है और उससे पहले हम आपको सूचना देना चाहेंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल वी स्टडी पॉइंट को प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप वी स्टडी पॉइंट से भी जुड़िए, जहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स की PDF और अन्य कंटेंट की PDF उपलब्ध कराई जाती है।